हम्म, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित का भाग 3। पहले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं, ये तीसरा है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सदिशों का योगफल, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये इसमें हम त्रिभुज नियम जो है वो पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम चतुर्भुज नियम पढ़ेंगे और सदिश योगफल के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस, ये आज हम खत्म करेंगे। ठीक है। हाँ, ये जो है वो 10.4 में आपको अपनी किताब में मिल जाएगा, तो वहां जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है। चलो तो फिर आप शुरू करते हैं। तो देखो, परिभाषा काफी लंबी है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर सीधा सीधा समझा दो। ठीक है। तो सामान्यतः यदि हमारे पास दो सदिश ए तथा वी है, आकृति 10.81, तो उनका, जैसे 10.81 इसकी बात कर रहे हैं, तो उनका योग ज्ञात करने के लिए उन्हें इस स्थिति में लाया जाता है ताकि एक का प्रारंभ बिंदु दूसरे के अंतिम बिंदु की समाप्ति हो जाए। मतलब सीधा सीधा ये कह रहे हैं, इसको इस आकृति को ये कैसे बनाए। मतलब देखो, अभी हमने पढ़ा था ना कि हम किसी भी सदिश को अगर उसका परिमाण और दिशा ना बदले तो कहीं से भी उठा के कहीं भी रख सकते। जैसे इनने देखो, ये ए वेक्टर है, ए सदिश है, इसको हमने यहाँ रख, इसको वहां के वहां ही रख। लेकिन बी सदिश जो है उसको उठाकर यहाँ पे रख दिया। ये हम कर सकते हैं ना, पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर उसका परिमाण और दिशा ना बदली जाए तो हम किसी भी सदिश को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था, इसको यहाँ रख दिया। अब जब इस सदिश को, मतलब इस वाले सदिश को यहाँ पर रख दिया है, मतलब ये जिस यहाँ इसकी अंतिम बिंदु है वहीं से दूसरे वाले की बी की प्रारंभिक बिंदु है। तो ये क्या त्रिभुज नियम जैसा लग रहा है? ये देखो, ये इसकी अंतिम बिंदु पे इसकी प्रारंभिक बिंदु है। तो ये त्रिभुज नियम जैसा लग रहा है। इसलिए ए बी प्लस बी सी क्या होगा? ए प्लस बी होगा, होगा ना। ए है, बी है, और ए बी प्लस बी सी ए सी होता है, तो ए प्लस बी होगा, ए होगा। ठीक है, समझ आ गया? एक बार फिर से देख लो, बस इतना है कि ये ए है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख, ये बी हुआ, त्रिभुज नियम लगाया, ये ए प्लस बी। ठीक है, सरल है। चलो, समझ आ गया, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो उदाहरणता, तो 10.82 में हमने सदिश बी के परिमाण एवं दिशा को परिवर्तित किए बिना इस प्रकार स्थानांतरित किया है ताकि इसका प्रारंभिक बिंदु ए के अंतिम बिंदु की समाप्ति है। मतलब वो वही बता रहे हैं जो हमने यहाँ पे किया, इसको इसमें कैसे बदले। मतलब कि ए सदिश है और जो बी सदिश अलग से था उसको वहां से उठाकर बिना उसका परिमाण और दिशा चेंज किए यहाँ पर रख दिया, और त्रिभुज नियम लगाकर ए प्लस बी ये बनाया। ठीक है। हम्म। तब त्रिभुज एबीसी की तीसरी भुजा एसी द्वारा निरूपित सदिश ए प्लस बी हमें सदिश ए तथा बी का योग अथवा परिमाण प्रदान करता है। ठीक है, तो बस ये कह रहा है कि ए प्लस बी हो जाएगा एसी। ठीक है, अब देखो, अर्थात त्रिभुज एबीसी में हम पाते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि त्रिभुज नियम क्या होता है, ए बी प्लस बी सी ए सी। मतलब यहाँ जब किसी के अंतिम बिंदु हो, वहां से दूसरे सदिश की अगर प्रारंभिक बिंदु शुरू हो रही है तो इस लाइन को हम इनका योग बोलेंगे। तो ये अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी हो। ठीक है। अब पुनः क्योंकि ए सी इक्वल्स टू माइनस सी, इसलिए उपयुक्त समीकरण में हम पाते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए, मतलब शून्य। मतलब देखो, कुछ नहीं, सीधा सीधा है, बस देखने में कठिन लग रहा है कि अगर ये ए है, ये बी है, हमने इसका त्रिभुज नियम लगाया तो ये क्या आया, ए प्लस बी। ठीक है, इतना समझ आया? ए प्लस बी क्या, ये ए सी सदिश कौन सा हुआ, ये ए बी है, ये बी सी है, तो ये क्या हुआ, सदिश ए सी हुआ। तो मतलब इसको ए बी प्लस बी सी की जगह हम ए सी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये ए सी है। अब सी ए क्या होगा, परिमाण यही होगा, बस दिशा विपरीत होगी। मतलब इसकी दिशा ये थी तो इसकी दिशा ये होगी, तो ए सी प्लस सी ए। अब ये देखो, जब कोई फीसद दिशा है उसकी, उसका परिमाण उतना ही है, उसकी दिशा ये है और दूसरे की दिशा ये है, परिमाण बिल्कुल सेम। ठीक है, तो हम उनका जब योग करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। मतलब ए ही आएगा, और ए क्या होता है, यहाँ ए पॉइंट है, यहीं से अगर ये प्रारंभ हुआ और यहीं पर खत्म हो गया तो ए हुआ। तो इसका परिमाण तो कुछ है नहीं, नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ, शून्य सदिश हुआ। हुआ, समझ आ गया ना? ये बस कुछ कह रहे हैं ने त्रिभुज नियम लगाया, तो इससे ए बी प्लस बी सी का हमने ए सी निकाला, और ए सी की विपरीत क्या होता है, माइनस सी होता है ना। ए सी सी है, बस उनका योग किया तो ए आया, और ये क्या होता है, शून्य सदिश। बस सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया? हाँ, तो अब एक सदिश बीसी की रचना इस प्रकार कीजिए ताकि इसका परिमाण सदिश बीसी के परिमाण के समान हो। मतलब ये कह रहा है, जैसे ये बीसी है, तो ये रहा बीसी सदिश है, ये बीसी सदिश है, तो इसकी कुछ इस प्रकार की रचना करो कि परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। देखो, तो ये लिया है परिमाण, दिशा इसकी इधर है, तो दूसरी जगह दिशा विपरीत चाहिए तो इसकी इधर है।
इस वाले की तरह। तो हमने बना दिया एक BC डैश करके, बना दिया। अब BC डैश का परिमाण जो है वो B के बराबर ही है, ये B है, परिमाण यही है, लेकिन उसकी दिशा हमने विपरीत कर दी। इसकी दिशा ये थी, इसकी दिशा ये, ठीक है, समझ आया? हाँ, देखो सदिश BC के परिमाण के समान, परंतु इसकी दिशा BC की दिशा के विपरीत हो। आकृति 10.8 थर्ड अर्थात BC डैश इक्वल्स टू माइनस BC, यही बोला ना, BC डैश इक्वल्स टू माइनस BC। तब त्रिभुज नियम का अनुप्रयोग करते हुए से हम पाते हैं कि AC डैश इक्वल्स टू AB प्लस BC डैश इक्वल्स टू AB। देखो सीधा सीधा तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं कि AC डैश क्या कह रहे हैं, AB प्लस BC डैश। अब देखो AC डैश क्या है, ये A है, ये C डैश है। A उसकी प्रारंभिक बिंदु है, C डैश अंतिम है, तो सदिश क्या हुआ, AC डैश। तो AC डैश क्या होगा, AC डैश क्या होगा, AC डैश कुछ नहीं, बस ये AB सदिश है, जिसे हम A बोल रहे हैं ना, और इसका जो विपरीत है वो हमने ऐसे बना दिया। तो ये देखो, इस ए की अंतिम बिंदु क्या है, बी है, और BC डैश की प्रारंभिक बिंदु बी है। तो इसका हम योगफल कर सकते हैं ना त्रिभुज नियम से। तो क्या आएगा, ये ए है और ये माइनस बी, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है तो बी का माइनस बी हो गया। तो इनका जब हम योग करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। यही वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि AC डैश क्या होगा, AB प्लस BC डैश। AC डैश क्या है, AC डैश क्या है, AB, ये AB हो गया प्लस BC डैश, ये हुआ। हाँ, और ये उस किसके बराबर होगा, AB प्लस माइनस BC, मतलब AB प्लस माइनस BC, इनका योग किया, AB प्लस माइनस BC डैश को हम लिख सकते हैं ना। देखो ये BC डैश है, ये अभी हमने पढ़ा, ये BC डैश को हम माइनस BC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बस उसकी दिशा में परिवर्तन है और कुछ नहीं हुआ। तो ये AB है, AB क्या है, A, तो यहाँ हमने A लिख दिया, प्लस माइनस BC क्या हुआ, माइनस BC कुछ नहीं, माइनस B है ना। तो ये आ गया A माइनस बी, जैसे यहाँ समझाया था वही है, A माइनस बी और कुछ नहीं। सदिश AC डैश A तथा B के अंतर को निरूपित करता है। बस वो कह रहे हैं AC डैश जो है वो A और बीच के अंतर को निरूपित करता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं, इनने ये A सदिश है, ये B सदिश है, बी, ये B सदिश है, उनने कहा कि हमें परिमाण सेम चाहिए लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए, तो उनने B को ये माइनस बी कर दिया, इसकी दिशा विपरीत कर दी। ये BC डैश इस साइड था, BC डैश इस साइड हो गया। अब इनने क्या किया, AC क्या हुआ, AC डैश दे, AC डैश क्या हुआ, A माइनस बी, बस त्रिभुज नियम लगाया, ये A है, ये माइनस है, A माइनस बी, बस यही उनने इतना लंबा चौड़ा करके समझा दिया कि AC डैश क्या है, A माइनस बी। बात बस इतनी सी, समझ आया? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे चतुर्भुज नियम की। देखो अभी हमने त्रिभुज नियम पढ़ चुके हैं, अब बस उन सदिशों के योग में हमें चतुर्भुज नियम पढ़ना है। तो चलो, सरल सा है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, देखा जाए तो त्रिभुज नियम ही है, बस थोड़ा अलग प्रकार से। ठीक है, तो यदि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज की दो स्वयं भुजाएं से निरूपित किए जाने वाले दो सदिश A तथा B, ये देखो यहाँ भी आ गए, ये A सदिश है, ये B सदिश है, ठीक है, तब समांतर चतुर्भुज की इन दोनों भुजाओं के अवनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग A प्लस बी को परिमाण एवं दिशा सहित निरूपित करते हैं। मतलब कुछ नहीं, ये A है, ये B है, तो कह रहा है इससे हम एक पूरा चतुर्भुज बना लेंगे। देखो ये है तो ये भी A होगा, हम कर सकते हैं ना। अगर उसका परिमाण और दिशा ना चेंज करें तो हम कहीं भी किसी को भी उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं, किसी भी सदिश को रख सकते हैं ना। देखो ना उसके परिमाण में कोई परिवर्तन हुआ, ना ही उसकी दिशा में, तो हमने ए को यहाँ पर भी रख दिया, और यही चीज हमने बी के साथ की, ना इसके परिमाण में कोई अंतर आया ना दिशा में, तो हमने इसको उठाया। तो अब ये देखो ये एक चतुर्भुज जैसा लग रहा, तो चार भुजाएं इसकी, एक दो तीन चार, है ना। तो ये कह रहा है जब किसी चतुर्भुज है तो ए और बी सदिश जो है ना, इनके बीच से इनका योगफल निकलेगा। ये जो सदिश है ए और बी, इनके बीच से इनका योगफल निकलेगा। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये A प्लस बी हो जाएगा। यही कह रहा है, बस परिभाषा काफी लंबी चौड़ी है, सीधा सीधा मतलब बस इतना है। ये देखो हम्म, ये अगर ए है, ए हो गया, ये बी है, ठीक है, ये बी हो गया। अगर ये ए है तो सेम यहाँ पे ए जाएगा, ये बी है तो यहाँ पे बी आएगा, तो क्या हुआ, चतुर्भुज हो गया। और इनका कहने का मतलब बस ये है कि ए है, बी है, तो बीस से जो सदिश निकलेगा वो A प्लस बी होगा। ठीक है, समझ आ रहा ना, A प्लस बी। लेकिन हाँ ये लिखना, इन दोनों की प्रारंभिक बिंदु एक ही है। ये ऐसा नहीं है जैसे त्रिभुज भी नियम में हम करते थे कि एक की जो
अंतिम बिंदु होगी वहां से दूसरा प्रारंभ होगा, नहीं, यहाँ पर ये लोग प्रारंभ एक ही बिंदु से हुए हैं। ठीक है, चलो समझ आ गया, बस इतना ही है चतुर्भुज नियम। ठीक है, चलो आगे। हम्म, तो टिप्पणी में कुछ लिखा है तो वो भी पढ़ लेते हैं। त्रिभुज नियम का उपयोग करते हुए आकृति 10.9 से हम नोट कर सकते हैं कि ओ ए प्लस ए सी इक्वल्स टू ओ सी। ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है ओ ए कहाँ है, ओ ए प्लस ए सी इक्वल्स टू ओ सी। ये देखो, अभी हमने इस चतुर्भुज नियम देखा, अब इस चतुर्भुज नियम में दो त्रिभुज नियम मिल जाएंगे। कैसे, ये देखो, ये ओ ए है ना, ए सदिश जो है ओ ए हुआ, और ये ए सी है, तुम ये देख रहे हो, ये ए सी, ये ए कहाँ से, ए वहीं से प्रारंभ हो रहा है जहां से ओ ए खत्म हो रहा है ना। तो ओ ए प्लस ए सी करेंगे तो इनका योगफल क्या आएगा, ए प्लस बी, यही है ना, ओ ए प्लस ए सी इक्वल्स टू ओ सी, ए प्लस बी, यही है ना। और यही अभी है, यही है इसमें कह रहे हैं, ओ ए प्लस ए सी इक्वल्स टू ओ सी, या ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अब देखो दूसरी दूसरी गाड़ी में भी देख लो कि ओ ए, नहीं, ओ बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ओ सी, है ना, वही है ना, त्रिभुज नियम फिर से लगाया। ये देखो, यहाँ जहां पर बी की अंतिम बिंदु है वहीं से बी सी सदिश जो है वो प्रारंभ हो रहा है, तो त्रिभुज नियम यहाँ भी लगेगा। तो ये बी है, ये ए है, तो इनका क्या है, ये ए प्लस बी या बी प्लस ए, कुछ भी बोल सकते हो। अभी तुम आगे पढ़ेंगे जब हम गुणधर्म पढ़ेंगे कि ए प्लस बी प्लस ए भी होता है। ठीक है, समझ आया। या ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू ओ बी। ये देखो, ये ए सी है, ये क्या, ए सी और ओ बी एक ही, हमने कहा है ना, हम इस सदिश को उठाकर यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके परिमाण या दिशा में कोई अंतर नहीं है। जब हमने उसे यहाँ से उठाकर यहाँ रखा है मतलब उसका परिमाण एक ही है, और परिमाण ए है तो ओ बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, जो कि समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, समझ आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि सदिश योग के दो नियम एक दूसरे के समतुल्य, मतलब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम एक ही प्रकार का हमको आंसर देते हैं। ठीक है, इससे एक ही चीज पता चलती है। ठीक है, दोनों समतुल्य है। ठीक है, चलो समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो योगफल खत्म हो चुका है, हम पढ़ेंगे सदिश योगफल के गुणधर्म, मतलब जो योगफल है, अब इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना। हाँ, तो गुणधर्म एक, पहला गुणधर्म देखते हैं। देखो, ये बिल्कुल सीधे सीधे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम सीधी सीधी बात है कि दो सदिश ए तथा बी के लिए ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होते हैं। मतलब अगर हम ये करें, देखो, ये देखो, ये ए है, ये बी है, हुआ ना, ए है, ये बी है, इसका अगर योगफल करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, ए प्लस बी आएगा ना, ये ए है, ये बी है, ऐसे हम योगफल करेंगे, क्या आएगा, ए प्लस बी, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, सॉरी गलत कर दिया, ये देखो, ये ए है, ये बी है, हम इसका योगफल करेंगे तो ए प्लस बी आएगा, है ना। और वैसे ही अगर हम बी प्लस ए का करेंगे, ये देखो, मान लो ये बी है, ये हो गया, ए हो गया, तो क्या आएगा, बी प्लस ए आएगा, बात तो एक ही हुई ना। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसको हम बोलते हैं क्रम विनम्यता। ठीक है, गुणधर्म का नाम, ये देखो, ये ए है, ये बी है, हमने इस पे त्रिभुज नहीं लगाया, ए प्लस बी, अब ये बी है, ये है, इस पे त्रिभुज नहीं लिया, तो बी प्लस ए, त्रिभुज लगाओ चाहे चतुर्भुज लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये एक गुणधर्म है, ये याद कर लेना, बहुत काम आएगा जब हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, आगे। हाँ, तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, ये कुछ गुणधर्म और चतुर्भुज नियम, यही था, बाकी हमने कुछ और भी चीजें तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा आगे हम पढ़ेंगे गुणधर्म एक, गुणधर्म दो, मतलब गुणधर्म एक में हम आधा पाठ पढ़ चुके हैं, फिर अभी कुछ बाकी है तो हम उस पर ध्यान देंगे। ये बुक में 10.4 पर दिया हुआ है, तो आप एक बार जरूर देख लेना। गुणधर्म दो, टिप्पणी टिप्पणी देखेंगे, और एक अदिश से सदिश का गुणन, मतलब हम सदिश में अदिश का गुणन करते हैं तो क्या फल आता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में, ये 10.5 में दिया होगा तो एक बार आप देख लेना। ये अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है, अब की बार सही से पढ़ के आना, क्योंकि अगली अगली उसके अगली कक्षा में हम प्रश्न करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और जाते जाते धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चलो अगली कक्षा में मिलते हैं।